बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता रोज यौम तशक्कुर की तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। आज भी एक इंटरव्यू डोनाल्ड ट्रंप का हमारे सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तानी एक ज़हीन कौम है, हम उनके साथ तिजारत चाहते हैं। माजी में न जाने पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात बहुत बेहतर नहीं रहे, लेकिन अब मैं ऐसे दौर का आगाज करूंगा कि जिसमें सिर्फ तिजारत होगी और जंगों को रोका जाएगा। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को इनक्रेडिबल करार दिया, बहुत बेहतरीन करार दिया। साथ साथ उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान हिंदुस्तान टेबल पर बैठ के कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इन तमाम बयानात के बाद और हालिया पाकिस्तान हिंदुस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद आलमी सूरत-ए-हाल बन क्या रही है, मंजरनामा बन कैसा रहा है, रिकैलिब्रेशन दुनिया की हो कैसी रही है, क्या क्या मामलात ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान के हक में जाते हैं और कहां तक पाकिस्तान के मुखालिफ कुव्वतें सरगर्म अमल हैं। प्रोग्राम में आज जरूर बात करेंगे। साजिद तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्सों में बात करेंगे IPL और PSL की। दोनों का ही आगाज आज से हुआ चाहता है। पाकिस्तान का तो शायद ब्रांड इतना बड़ा ना हो, लेकिन IPL को जो हिंदुस्तान ने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार के नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है, शायद आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को इस बात का अंदाजा हो कि किस तरीके से उन्होंने अपने मुल्क को भी गैर महफूज बना दिया है। साजिद साहब सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारड़ साहब, आप नवंबर में जब मैं इलेक्शन की कवरेज के लिए आया तो आपसे मुलाकात हुई, आपसे जो है वो काफी देर नशिस्तें भी रही। उस वक्त भी आप बार बार ये कहते थे कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होंगे। हालांकि पाकिस्तान में लोग सोच रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद कुछ ऐसा काम ना करें कि जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो, कोई सियासी मामलात में पाकिस्तान की तरफ जो है वो उनका जो है वो झुकाव ना हो। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जहां पर हिंदुस्तान की बात करते हैं वहां साथ पाकिस्तान का तस्करा भी करते हैं और ये भी कहते हैं। आज मतलब हमारे पास जो आज के दिन आई जाहिर है कि उन्होंने गुज़िश्ता रात दिया होगा इंटरव्यू, उसमें तो उन्होंने यहां तक कहा कि पाकिस्तान की मसनूआत बहुत शानदार है, इनक्रेडिबल है और पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनके साथ कारोबार करना चाहता हूं और वो एक समझदार किस्म की कौम है। तो सर, ये तारीफ लॉन्ग टर्म होगी, इसको किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इंटरप्रेट किया जाए? क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब का यही तरीकेकार पहले भी था या कुछ मारूजी हालात ने उनको बदला है? हुआ क्या है आखिर तारड़ साहब? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, मैं वाहिद पाकिस्तानी हूं, मुझे मेरे ख्याल में मेरी ये अपनी बात है कि 2015 से डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ इन्वॉल्व हूं। मुसलसल मैंने 3 कैंपेन्स में उनके साथ काम किया है। जो माइंडसेट या प्रेडिक्शन मेरे ख्याल में उनके या रिपब्लिकन पार्टी या उस ग्रुप की जो कि अपने आप को ट्रम्पस्टर कहते हैं, मैं समझता हूं कि मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर सकता हूं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये वही सदर हैं जिन्होंने पहली टर्म में अपनी कश्मीर की आर्बिट्रेशन ऑफर की थी बगैर किसी के कहने, और जिसको भारत ने बड़े भोंडे तरीके से निगलेक्ट किया था, रिजेक्ट किया था। लेकिन आज जो है तस्वीर बदल चुकी है। आज 7 तैयारे गिर चुके हैं, S-400 जो है तबाह हो चुका है और आज ड्राइविंग सीट पर जनरल आसिम मुनीर है। नमूना चेंज हो चुका है। तो दर हकीकत और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब देखिए एक ऐसे वाहिद प्रेसिडेंट है, मैं कुछ और चीजें भी ऐड करना चाहूंगा कि एक समझा जाता था कि शायद इजराइल के बगैर गुजारा नहीं है, उसको अनकंडीशनल सपोर्ट है। आज सिनेरियो उनका भी बदल चुका है। उनकी मर्जी के बगैर हमास से उन्होंने अपना कैदी छुड़ाया है, उनकी मर्जी के बगैर सीरिया से डील कर रहे हैं, उनकी मर्जी के बगैर ईरान से डील कर रहे हैं, इजराइल की मर्जी के बगैर हूथियों से डील कर लिया है उन्होंने। और मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो कि मैं समझता हूं इकॉनमी की तरफ, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अब तक कश्मीर का और सीज फायर पे 6 से ज्यादा दफा इस पे उन्होंने स्टेटमेंटें दी हैं और उन सब के अंदर जो चीजें मेंशन की हैं, पाकिस्तान और भारत को एक लेंस से देखा है, पीस की बात की है, ट्रेड की बात की है। और मैं समझता हूं, मैं हमेशा एक चीज मजीद ऐड करना चाहूंगा। जी, एक मजीद चीज ऐड करना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर इस वक्त रिकैलिब्रेशन हो रही है, रीग्रुपिंग हो रही है और सारी की सारी चीजें पाकिस्तान के फायदे में जाती हैं, जा रही हैं और आप मजीद देखेंगे इनमें चीजें मजीद इंप्रूव होंगी। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो ये बयानात दे रहे हैं, इसके आने वाले दिनों में असरात क्या होंगे? खासतौर पर पाकिस्तान के लिए अब कौन से रास्ते आपको लगता है तारड़ साहब खुले हैं? क्योंकि वो ट्रेड की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी पहले शायद पाकिस्तान के साथ उस तरीके से ट्रेड नहीं की गई जिस तरह से मैं ट्रेड करूंगा या मैं ट्रेड करना चाहता हूं और मैं ट्रेड की जो है वो दावत दे रहा हूं। फिर हमने देखा मशरिक वुस्ता में जहां पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, कतर के साथ, UAE के साथ, सऊदी अरब के साथ, जिनको पाकिस्तान ने हिफाजत की जमानत दी हुई है, उन तमाम
मुल्कों के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात, हमने देखा कि अभी दौरा 2-1 रोज पहले ही खत्म हुआ है। तो इस सारे सिनेरियो में मुस्तकबिल पाकिस्तान का क्या देखते हैं आप ट्रेड की सूरत में तारड़ साहब? सबसे पहले तो जो आपने खुद फरमाया है कि जो $2 ट्रिलियन के जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं और जो चीजें पहले भारत के ऊपर भारत मैनिपुलेट करता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर आईटी रिलेटेड, ये सारी चीजें वहां से शिफ्ट होके अब सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई के अंदर चली गई हैं। उनके सम्राट आप देखेंगे पाकिस्तान पे होंगे, हमारे बच्चे वहां जाएंगे, लोग उसी टेक्नोलॉजी में मजीद लर्न करेंगे, पाकिस्तान को मजीद अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब जो एक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लेके आना चाहते हैं, उसको तकवीयत मिलेगी। आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया यहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। यही तीन जहां पे 2 ट्रिलियन जिनकी आपने बात की, मशरिक़ वुस्ता, यूएई बिलखसूस और सऊदी अरेबिया, ये मजीद पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट आएंगे इन चीजों के। यहाँ पे पाकिस्तान में यही ज्यादा इन्वेस्टमेंटें करेंगे। और दूसरा, मैं समझता हूं कि इस वक्त आपकी सबसे बड़ी प्रोजेक्ट जो है जिसकी बहुत ज्यादा मांग होगी, जो टेक्नोलॉजी आपने इस्तेमाल करके राफेल तैयारे गिराए हैं, आपने प्रूव किया है कि हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के बच्चे किस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने की सलाहियत रखते हैं। मैं समझता हूं अलोन यही एक प्रोडक्ट अगले आप 5 साल बेचें तो आप पाकिस्तान को, मैं समझता हूं, बहुत आप माली तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साजिद साहब, मैं एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि आप डोनाल्ड ट्रंप साहब के मैं कुछ 10-12 साल से तो हम देख रहे हैं कि जब आप डोनाल्ड ट्रंप साहब के बहुत करीब हैं, तो इस सारे सिनेरियो में डोनाल्ड ट्रंप साहब के उस बयान को आप कैसे देखते हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, तो ये किस तनाजुर में वो बात करते हैं? और जब भी आपकी मुलाकात हुई या आप पाकिस्तानी डायस्पोरा उनसे मिला, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के उनके बारे में जज्बात क्या थे? जरा ब्रेक के बाद सर आपसे पूछते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। साजिद तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ट्रंप और साजिद तारड़ साहब दोनों की पाकिस्तान के अवाम बहुत अच्छे तरीके से अब जान गए। तारड़ साहब ज़हीन लोग हैं पाकिस्तान के, ये ठीक है कि एक गुफ्तगू करने का अंदाज भी होता है कि जिसमें उन्होंने इंटेलिजेंट कई दफ़ा कहा, कई लोगों को इंटेलिजेंट कहा, लेकिन पाकिस्तानियों के साथ ट्रंप का जो माजी है उसमें ताल्लुकात और ताल्लुकात के साथ साथ उनका जो तरीक़ेकार, तर्ज़ अमल, एक रख रखाव होता है, वो कैसा था सर? आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने आपके साथ किस तरीके से बात करते हैं आमतौर पे? देखिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मैं एक मिनट प्रेसिडेंट थे ही नहीं जब ये मेरा तो आना जाना रहा, और मैं हमेशा आपको ये मेंशन करना चाहूंगा कि जब भी इलेक्शन से पहले 2015-16 की बातें करता हूं, ओपन डोर पॉलिसी थी इनकी, जब भी जाता था उठ के मिलते थे। मैं सबसे बड़ी बात ये है कि ही इज वेरी सोशल पर्सन, वेरी रिस्पेक्टफुल टू एवरीबॉडी, और बिजनेसमैन है, और खुद उन्होंने नीचे से तरक्की की है, एक एम्पायर खड़ी की है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो उनके पास आर्ट है हाउ टू मीट पीपल। और बिलखसूस जिस तरीके से नेगोशिएशन में वो करते हैं, सारी जिंदगी आर्ट ऑफ डील जो उन्होंने बुक उनकी लिखी, और उसी तरीके से वो सारी दुनिया से नेगोशिएट करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जहानत वाली बात की है, मैं उनसे एग्री इस बात पे करूंगा। आप देखेंगे किस तरीके से हमारा डायस्पोरा दुनिया के हर कंट्री के अंदर जाता है, बगैर बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद बड़े थोड़े अरसे के अंदर आप देखते हैं कि वो किस तरीके से नेशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ओरिजिनली बाय डीएनए, बाय डिजाइन, पाकिस्तानीज दे आर फाइटर्स। सिर्फ इशू ये था, लीडरशिप का फुकदान था, गलत किस्म के लोग लीड करते रहे, मिसगाइड करते रहे। वी हैव टू जस्ट चैनलाइज, हमें लीडरशिप का फुकदान था। और रिसेंट आपने देखा है अभी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अभी प्रूव कराया है अपने आप को चंद दिनों के अंदर। मायूसियां थी, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे सियासी मैदान हो, लेकिन इसके बावजूद वो बिल्कुल एक दीवार की तरह खड़े हो गए सारी कौम, और उन्होंने प्रूव किया है दुनिया को कि जंगें जज्बों से होती हैं, हथियारों से नहीं होती। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तानी, आप यूके देख लें, अमेरिका देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, जहां जाते हैं कुछ अरसे के बाद they create their own space. So it is remarkable. He is absolutely right about it. अच्छा, आपने एक बात और की थी जब आप ओवरसीज कन्वेंशन में आए थे यहीं इस्लामाबाद में, तो आपने कहा था कि रिकैलिब्रेशन जो है वो दुनिया की हो रही है। तो साजिद तारड़ साहब, ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का करंट कॉन्फ्लिक्ट था,
इसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट मिली, पाकिस्तान के साथ बहुत सारे लोग खड़े हो गए, बहुत सारे ममालिक खड़े हो गए, और हिंदुस्तान के साथ तो सिवाय इसराइल और किसी हद तक कहा जाता है कि एक और मुल्क है छोटा सा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, कि वो आकर खड़ा हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान का क्लेम है कि वो उनके साथ खड़ा हुआ। हमें इस हवाले से खबर दुरुस्त नहीं है किसी और चैनल से। तो पाकिस्तान के साथ बेताशा मुल्क थे, तुर्की था, अजरबैजान था, चाइना था, अमेरिका की सपोर्ट काफी हद तक थी, पाकिस्तान को भी उन्होंने उतनी ही थपकी दी जितनी हिंदुस्तान को दी। तो ये रिकैलिब्रेशन जिसका तस्करा आपने किया था, क्या उसका अमल अब शुरू हो चुका है? पाकिस्तान किस ब्लॉक में कहां खड़ा हुआ, किसकी तरफ इंक्लाइन दिखाई देता है? सबसे पहले मैं भारत की इसमें जो आपने जिक्र किया है इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। भारत को अपना ओवर कॉन्फिडेंट होना भारत ने हमेशा बुली किया है, छोटे ममालिक को आपने देखा होगा, और ये सारी चीजों ने बैकफायर किया। और दूसरा, उनकी फॉरेन पॉलिसी वन वे थी। वो समझते थे कि हम रशिया से तेल ले लें तो वॉशिंगटन डीसी माइंड नहीं करेगा, यूक्रेन चले जाएं तो मॉस्को भी खुश रहेगा। तो दर हकीकत ये सारी चीजें जो है बैकफायर की है, और सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। आज एक तो ये बात करना चाहूंगा, आज जब आप दुनिया के साथ वन वे बेसिस पे डील करेंगे, दुनिया ने रिएक्ट किया है कि बिल्कुल आइसोलेटेड है। देखें अब रिसेंट उनके हालात ये हैं कि पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर है, आपके साथ हालते जंग में है, चाइना के साथ हालते जंग में है, बांग्लादेश के साथ हालते जंग में है, नेपाल और बर्मा और भूटान उनके साथ भी आइडियल रिलेशनशिप नहीं है। हर चीज का बाइकआउट कर दिया जाता है, कभी टर्की का, कभी अजरबैजान का। मेरी उनसे ये बल्कि ये क्वेश्चन है, चाइना का भी बाइकआउट करके देखें, क्योंकि उनके मिसाइल्स ने आपको मारा है। आप अमेरिका, आज आपको एप्पल उन्होंने रोक लिया है, उनका भी बाइकआउट करने की कोशिश करें। लेकिन ये जो मेरा ख्याल है कि उनको रिविजिट करना चाहिए अपनी पॉलिसीज को, थोड़ा से तहम्मुल से काम ले। आपने देखा होगा कि उनकी सारी की सारी लीडरशिप जो है वो पता नहीं कहां गायब है इस वक्त। अगर देखा जाए तो डॉक्टर जयशंकर साहब एक बहुत अच्छे स्टेट्समैन और डिप्लोमेट हैं और मशहूर हैं दौरे करने पे। उन्हें चाहिए निकले बाहर दुनिया में, दौरे करें और अपनी पोजीशन वाजे करें कि हमारी पिछली पॉलिसी जो वो ठीक नहीं थी, वी आर रेडी टू रिकैलिब्रेट, वी आर रेडी टू वर्क विद यू। लेकिन आज वो नहीं है। मैं अफसोस के साथ मेंशन करना चाहूंगा, कश्मीर का हादसा हुआ, मोदी साहब भारत सऊदी अरेबिया में थे, वापस आए, आज तक कश्मीर नहीं गए, सीधे बिहार गए और इंग्लिश में एक तकरीर दाग दी उन्होंने। अभी 4 तकरीरें जो है बड़ी लाजमी इस वक्त देखने वाली हैं। 2 मोदी साहब की हैं, एक उनके डिफेंस मिनिस्टर की है। बार बार कहा जाता है कि ये ट्रेलर है, मूवी बाकी है। मेरी गुजारिश है कि अगर ट्रेलर में आपके 7 जहाज गिर चुके हैं, खुदारा इस फिल्म को बैन कर दे, वरना बहुत बेइज्जती होगी आपकी। ट्रेलर में ही आपकी मूवी का सारा कुछ सामने खुल के सामने आ गया है दुनिया के। तो लेकिन ये है कि बात ये है कि आप कहते हैं कमिटमेंट ट्रैप पे इतने बुरे तरीके से फंस चुके हैं कि बंद गली है। जिस तरह कहते हैं कि कमिटमेंट ट्रैप, अब जिस तरह हमारे यहाँ पे हमारी एक सियासी / मजहबी पार्टी है, वो भी कमिटमेंट ट्रैप में फंस जाती है। जो खुद एक ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं और नफरतों में इतने आगे चले जाते हैं, वो फिर कई दफा वो बैकफायर करते हैं। पाकिस्तान में पीटीआई की मिसाल और गोदी मीडिया और वहां पे मोदी जी की बिल्कुल एक जैसी हैं, सके बहन भाई नजर आ रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट ट्रैप में दोनों फंसे हैं। आज आप देखें तो इस जंग को अडयाला जेल से बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया गया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स को एक दूसरे के सामने खड़ा करने की कोशिश की गई। तो दर हकीकत ये सारी चीजें, और उसके बाद अब मैं रिकैलिब्रेशन पे आना चाहूंगा कि इस वक्त अगर देखा जाए तो कोविड के बाद सप्लाई चेन जो अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ, एक तो उसी वजह से अभी रिकैलिब्रेशन हो रही थी इकोनॉमिकली, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब का आना, अमेरिका का सदर, इसने फिर पुश किया रिकैलिब्रेशन की तरफ। तो इस वक्त चीजें बिल्कुल आप देख रहे होंगे, ट्रेड, टैरिफ और इन चीजों के ऊपर आगे दुनिया बढ़ेगी, जंगें खत्म होंगी, खत्म हो रही हैं। बल्कि आपने देखा होगा कि आज भी टर्की के अंदर मार्को रूबियो और यूक्रेन के हवाले से बातें हो रही हैं। जिस तरीके से सीरिया को एक नया स्टार्ट दिया गया है, कतर और सऊदी अरेबिया ने उनके डेट जो है वो क्लियर कर दिए हैं। अमेरिका ने सारी सैंक्शंस खत्म कर दी है। पूरी दुनिया के अंदर रीग्रुपिंग हो रही है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में बड़ी जल्द प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी की डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात होगी। तो इन सारे सिनेरियो में अगर देखा जाए
जो कंट्रीज आइसोलेशन में जिस तरह ओवर कॉन्फिडेंट होकर रहेंगे वो नुकसान में रहेंगे। अच्छा तारड़ साहब, जब आप अमेरिका में थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, तो दो तरह की वहां से फीडबैक मुझे आपसे जो है वो जानने की ख्वाहिश है। एक ये कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हवाले से लोकल्स और अमेरिकन क्या सोचते थे, किसकी साइड थे, क्या उनके ख्यालात थे, क्या जज्बात थे, क्योंकि आपका ज्यादातर काम अमेरिकन के साथ ही है। और फिर दूसरा, वहां पर जो वाशिंगटन के ऐवान है, यानी कि जो पूरी वहां की ब्यूरोक्रेसी है, सियासत है, वो किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को देख रही थी, उनका झुकाव किस तरफ था, पाकिस्तान के हवाले से वो क्या सोचते थे? यहाँ पे ऑन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि इनका सबका जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेसी और इंक्लूडिंग लेजिस्लेटर्स, ये सबका झुकाव इनका भारत की तरफ था। दो वजूहात हैं उसकी। ओबामा साहब ने भारत का स्टेटस बहुत अपग्रेड कर दिया था एज अ पार्टनर, और फिर उसके बाद जो बाइडेन भी ज्यादातर यहाँ पे उसको हम कहते हैं थर्ड टर्म ऑफ ओबामा, और उस पीरियड के अंदर, और फिर उनका डायस्पोरा इज वन ऑफ द वेल्थिएस्ट डायस्पोरा एंड द वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड डायस्पोरा हियर इन अमेरिका। तो इन सारी चीजों की वजह से उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, लॉबी करने की सलाहियत बहुत थी उनके अंदर, आज भी है। लेकिन उसके बाद जब भी डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करने की पॉलिसी पे यकीन रखते हैं। दूसरा ये, आपको यहाँ पे लोग कई दफा भूल जाते हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप सिंस 1947 से हैं। एक आज नहीं, नए शुरू नहीं हुए। हमारी प्रोडक्ट, अमेरिकन प्रोडक्ट्स का पाकिस्तान में होना, पाकिस्तान का हर स्टेज के ऊपर अमेरिका का साथ देना, तो ये सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप साहब के जहन में मौजूद हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता और गलत इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। ये ऐसे सदर हैं कि तकरीर के अंदर मोदी साहब के बैठे हुए ये भी कह देते हैं कि ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन ये हमारे टैरिफ पे अब्यूजर हैं, द बिगेस्ट अब्यूजर। तो वो चीजें उनको अगर कहा जाए कि आप किसी मामूली चीज से वो इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, तो दिस इज मिसअंडरस्टैंडिंग। और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भारत जो है आज बिल्कुल आइसोलेशन का शिकार है और मजीद आइसोलेशन में जा रहा है। जंगी जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, नाउ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप उस मूड में है और दुनिया बेजार हो चुकी है जंगों से। पता नहीं क्या बात है कि भारत इस चीज पे क्यों नहीं है। एक आखिरी चीज पे और कमेंट कर दीजिएगा तार साहब, आप इंटरनेशनल स्टडीज के बड़ा जो है वो एक जो ग्रिप आपकी समझी जाती है। सर, हिंदुस्तान कहता है कि हम बाइकॉट करेंगे टर्की का, हालांकि अगर आदाद शुमार देखें तो हिंदुस्तान जो है वो तकरीबन 3.5 अरब डॉलर का सामान टर्की जो है वो टर्की से मंगवाता है और तकरीबन 6.5 अरब डॉलर का सामान जो है वो टर्की भेजता है, यानी कि ट्रेड बैलेंस नहीं है। फिर दूसरा, अगर आप वहां भेजने वाले सयाहों की बात करें, टूरिस्ट की बात करें, तो तकरीबन 5.25 करोड़ सयाह जो पिछले साल टर्की में आए, उनमें सिर्फ 3 लाख के करीब जो है वो हिंदुस्तानी सयाह थे। तो ये एक बहुत बड़ा गैप, ऐसा नहीं है कि टर्की को फर्क डाले बाइकॉट से। लेकिन पॉलिटिकल इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं कि अगर इंडिया टर्की से जो है वो लड़ने की बात करे, क्योंकि हमने देखा कि कुछ बेवकूफ किस्म के हिंदुस्तानी मीडिया के लोग ऐसे भी थे जो मिसाइलों की रेंज लिख रहे थे कि ये हमारे पास ऐसा मिसाइल है जो टर्की के दारुल हुकूमत को उड़ा दे। तो सर, ये किस तरह का रद्द-ए-अमल है कि अगर कोई किसी का साथ दे किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तो आप उसी के ऊपर हमले की बात करें, फिर आज़रबाईजान के भी बाइकॉट की वो बात कर रहे हैं। देखें, टर्किश कौम के बारे में इनको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि टर्किश कितनी दफा जो है वो पिछले हमारे आज से 100 साल पहले यहाँ पे भारत में आए, और वो कौम कौन है, इनको ये हिस्ट्री का कोई $10 की किताब लेकर अगर कोशिश करें पढ़ने की, अंदाजा हो जाए। तैयब अर्दगान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। तैयब अर्दगान और टर्किश कौम ने बड़े बड़े टफ पीरियड के अंदर सर्वाइव किया है, इनको ये चीज का अंदाजा नहीं है। जिन टूरिस्ट की बात कर रहे होंगे, आप जाते हैं वहां पे, ये घर से आलू के पराठे लेके जाते होंगे बना के, वहां पे इतना ज्यादा असर नहीं डालते होंगे टर्की की इकोनॉमी के ऊपर, और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था इनका, तो उसको कौन सा फर्क पड़ चुका है। आज जो नया अलायंस, आप ये खुद कह रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना का अलायंस है, और वहां पे चिकन नेक के पास एयरबेस बन रही है। दर हकीकत ये ट्रोलिंग से या ओवर कॉन्फिडेंट होने से और बुली करने से आप दुनिया का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। यही एक इनको मिसअंडरस्टैंडिंग है, और ये जब तक अपने आप को जल्द ठीक कर लें तो रिकवर हो जाएंगे। वरना जो पिछले 25 सालों में डॉक्टर मनमोहन सिंह, वजीर आजम जो मनमोहन सिंह, वाजपेयी और देसाई साहब ने जो मेहनतें करके इकॉनमी बनाई थी, वो
वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। मैं भारत के लिए भी फीलिंग्स रखता हूं, मैं एंटी जंग हूं, एंटी टेररिज्म हूं। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये अपने खून की होली खेलने से बाज आए, कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी पर आए, खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने का हक दें। बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब सर आपके वक्त का। नाज़रीन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद मिर्जा इकबाल बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मसला यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में एक जगह आईपीएल और दूसरी जगह पीएसएल अब दोबारा से रिज्यूम हो गया। आज से मैचेस जो है वो खेले जा रहे हैं, लेकिन इस सारे एपिसोड ने जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग की सूरत में था, कशीदगी की सूरत में, क्रिकेट के चेहरे के ऊपर एक बदनुमा दाग भी छोड़ा है। और उस बदनुमा दाग का जिम्मेदार कोई और नहीं हिंदुस्तान है कि जिसने पाकिस्तान के स्टेडियम के करीब, रावलपिंडी के स्टेडियम के करीब धमाका करने की या अटैक करने की एक कोशिश की थी, जिसके बाद हमने देखा कि दोनों ममालिक में वहां की जो लीग्स थी वो खत्म हो गई और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी वापस आने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान का तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना हो जितना बड़ा नुकसान आईपीएल का है, जो कि वाकई एक बड़ा ब्रांड था। बेशक दुश्मन मुल्क का ब्रांड है, लेकिन हमें तस्लीम करने में जब हम क्रिकेट की बात करेंगे तो कोई आड़ नहीं है। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बेग साहब, जिस तरह से मैंने इब्तदाई में भी कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का खमियाजा क्रिकेट को भुगतना पड़ा। सर, इतना बदनुमा वाकया, इतना बदनुमा दाग क्रिकेट के चेहरे के ऊपर, उसकी किताब के ऊपर क्या पहले मौजूद था, और इसका सारा जो इम्पैक्ट है आने वाले दिनों में कैसे क्रिकेट के ऊपर पड़ेगा? बहुत बहुत शुक्रिया फवाद, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्रिकेट के मैदानों पर इस तरह की चीजें नहीं होती है। 1877 में टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई, 1971 में वनडे क्रिकेट आई, फिर टी20 क्रिकेट आई 2005 में। लेकिन ये पहला अनोखा वाकया था कि जब किसी स्टेडियम के बाहर बिल्कुल उसके नजदीक उसको टारगेट करने की कोशिश की किसी मुल्क ने, और जंगी सूरत हाल थी, और उस सूरत हाल के बायस रावलपिंडी स्टेडियम में मैच तो हो गया, लेकिन पीएसएल को जो है इन्होंने मअतल किया। और कहते हैं ना कि जब कोई किसी के लिए घात होता है तो वो खुद भी उसमें, कि उनको भी अपने उसी वजह से के खदशात हैं जंग के, उनको भी अपनी आईपीएल को जो है सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन चलें, ये बड़ी खुशाइन बात है कि आज से दोबारा शुरू हो रही है, पीएसएल भी आज से शुरू हो रही है और आईपीएल भी आज से शुरू हो रही है। तो इसको देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि क्रिकेट के लिहाज से क्रिकेट के माथे पर एक बदनुमा दाग है कि इस तरह के वाकयात, स्पोर्ट्स की तो कोई लिमिट्स नहीं होती, कोई शर्तें नहीं होती, लेकिन स्पोर्ट्स में भी इस तरह के ड्रोन के जरिए आप गद्दाफी स्टेडियम, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को आप निशाना बनाए, और फिर आइंदा जब भी क्रिकेट का मौरिख क्रिकेट की तारीख लिखने बैठेगा तो इस आंखें का जिक्र जरूर करेगा। अच्छा बेग साहब, ये जो क्रिकेट के पोलिटिसाइज करने का मामला है, ये हिंदुस्तान की जानिब से कोई पहला मामला नहीं है। हमने देखा कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी के मौके के ऊपर भी कुछ इसी तरीके का रद्द-ए-अमल हिंदुस्तान की तरफ से था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। आने वाले दिनों के अंदर भी उन्होंने इसी तरह की बात, उस वक्त तो रेसिप्रोकल हो गया था कि जी ठीक है, ना आप खेलें ना हम खेलेंगे, लेकिन मुझे तो ये महसूस होता है कि आने वाले दिनों के अंदर हिंदुस्तान शायद क्रिकेट खेलने से ही पाकिस्तान से इनकार कर दे, चाहे कोई आईसीसी का टूर्नामेंट हो या कोई एशिया कप का मामला हो। तो आने वाले दिनों में आप जय शाह साहब की पॉलिटिकल जो एफिलिएशन है उसका इन्फ्लुएंस कितना देखते हैं क्रिकेट के ऊपर? 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है और वो अब तो 11 बरस हो गए, तो उसके बाद से पाकिस्तान भारत के क्रिकेट के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे। इससे पहले जो दूसरी हुकूमतें थी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की थी, चाहे मनमोहन सिंह की थी, उन हुकूमतों में जो था वो दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के ताल्लुकात थे। आपको याद होगा 1987 में उस वक्त के सदर जियाउल हक जो थे वो क्रिकेट डिप्लोमेसी पर जयपुर पहुंच गए और उसमें बड़ा सख्त टेंशन था दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन भारत क्रिकेट सीरीज हुई, पाकिस्तान ने दौरा किया था भारत का 1987 में। लेकिन अब जब से ये पसंद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, ये नहीं चाहते, ये इसको एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि जनाब इसके जरिए अपने वोटर्स की हमदर्दियां समेटी जाए, एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करके। तो इससे जो है मैं समझता हूँ, मुझे आइंदा जब तक नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार है उस वक्त तक पाकिस्तान भारत के क्रिकेट रिलेशनशिप मुझे बेहतर होते नजर नहीं आते। सितंबर में एशिया कप होने जा रहा है फवाद, और मुझे नहीं लगता कि एशिया कप जो है वो मुनक्किद हो। अगर कोई बेहतरी आती है तो अलग बात है, लेकिन वैसे जाहिर ये नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एक दफा दोबारा अगर हम आ जाएं आईपीएल और पीएसएल की मुअत्तली के हवाले से, तो आईपीएल को आपको क्या लगता है क्या नुकसान पहुंचा? क्योंकि हमने देखा
कि जिस तरीके से स्टेडियम को खाली किया जा रहा था, वहां की लाइटें बंद की जा रही थी, बाद में रात गए जो है मैंने क्रिक इन्फो के ऊपर देखा कि उन्होंने, इंडिया ने ये बहाना बनाया कि जी स्टेडियम की लाइटें खराब हो गई थी। हालांकि उस वक्त जो है वो स्टेडियम में ये अनाउंसमेंट की गई कि पाकिस्तान के हमले का खतरा है, और इस हद तक जो है वो खौफ था कि फाफ डु प्लेसी, मुझे किसी ने सोर्स ने बताया कि वो नंगे पांव बस के अंदर गए, खिलाड़ी एक दूसरे की बसों के अंदर जो है वो चढ़ गए। तो आईपीएल को कितना नुकसान पहुंचा? हम एक बीइंग क्रिकेट लविंग नेशन, बीइंग क्रिकेट लवर, जाहिर है कि हमारे आईपीएल के लिए कोई मनफी जज्बात नहीं है कि हम चाहें कि किसी और मुल्क की अगर लीग है तो वो खराब हो जाए। लेकिन सर, अगर आईपीएल का जो एक पूरा ब्रांड था, इंडिया ने अपने ही पांव पे जो कुल्हाड़ी मारी है, उसका आने वाले दिनों में क्या नुकसान देखते हैं कि जब ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने वापस आने से भी इनकार कर दिया? जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद उस गड्ढे में गिरता है, और यही कोई भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ हुआ। क्योंकि भारत ने, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि कोशिश की कि पीएसएल को सबोताज किया जाए, जो ड्रोन फेंका गया रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर। लेकिन जिस तरह से अभी 11वां ओवर जारी था उस मैच का, जो धर्मशाला में, और धर्मशाला जो है पाकिस्तानी कश्मीर के नजदीक है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के नजदीक है, तो जो अफरा तफरी मची, और जिस तरह आपने खुद भी कहा कि एक दूसरे की बसों में सवार हो गए खिलाड़ी, और एक शायद वीडियो भी बड़ी वायरल हुई, वो चीयर लीडर जो थी वो बड़ी परेशान होकर स्कैरी स्कैरी कहती हुई जा रही थी, तो उससे उनको नुकसान तो बहुत हुआ। आप देखें कि उस वक्त जो थे 28 मैचेस बाकी थे जब ये मैच हो रहा था, और 74 मैचेस होने थे आईपीएल में, और पाकिस्तान की पीएसएल में तो 34 मैचेस होने थे, लेकिन उस वक्त 28 मैचेस बाकी थे। और जो तखमीना लगाया गया सी मैच, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, आईपीएल को 125 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान हुआ था ही मैच। तो आप अंदाजा लगाएं कि उनको इतना माली नुकसान था, खिलाड़ियों के साथ उन्होंने इतने बड़े बड़े मुआहदे किए हुए थे, खिलाड़ी चले गए, तो अब वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से इसको मुकम्मल किया जाए, क्योंकि अब भारतीय क्रिकेट टीम चली जाएगी इंग्लैंड, और इंग्लैंड जाकर के वो वहां टेस्ट सीरीज खेलेगी, प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे दुनिया के दीगर ममालिक के, तो बड़ा उनको नुकसान हो रहा था। इसी वजह से उन्होंने जो है तकरीबन 8-10 दिन के गैप के बाद जो इसको शुरू कराने का फैसला किया है। लेकिन अब उनको भी सबक मिला है कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, खुद भी उस गड्ढे में गिर जाओगे। बेग साहब, अगर पीएसएल की हम बात करें, पीएसएल जाहिर है कि आज से रिज्यूम हो गया है, लेकिन पीएसएल पे इस दफा तनकीद ये हो रही है कि पीएसएल में वो मयार नजर नहीं आ रहा, वो क्वालिटी नजर नहीं आ रही। वो आप समझ लें कि प्लेयर्स की जो, मुझे प्रोड्यूसर साहब कान में एक बड़ा अजीबोगरीब लफ्ज कह रहे हैं जो खान साहब कहा करते थे, रेलू खट्टे, मैं वो बिल्कुल नहीं कहूंगा, पीएसएल हमारा अपना ब्रांड है। लेकिन सर, एक कमजोर निस्बतन आपको खिलाड़ी जो है वो इस टीमों में नजर आ रहे हैं, इसके क्या सबब है? क्या ड्रैग हो गया है पीएसएल? अब क्या पीएसएल अपनी कशिश खो गया है, जान खो गया है, क्या बात है बेग साहब? देखिए फवाद, ड्रैग नहीं हुआ। मैंने तमाम पीएसएल कवर किए। जब पहली पीएसएल 2016 में दुबई में हुई थी, उसके बाद से लेकर तमाम मैंने जो जितनी ये 10वीं पीएसएल है कवर किए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस मर्तबा जो पीएसएल के डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव बने सलमान नसीर साहब, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, और उन्हें हटाकर पीएसएल में भेज दिया गया। और इसी तरीके से हुमैर अहमद सैयद साहब को जो है उनको लेकर आ गए वो वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो सलमान नसीर साहब अपनी जाती पब्लिसिटी में ज्यादा मसरूफ है, पॉडकास्ट में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, और एक नया अंदाज लेकर आए कि जी समंदर से ट्रॉफी निकाल के लाएंगे। आप खेल के मयार को तो बुलंद करें, तमाशाइयों को तो अट्रैक्ट करें, और आप चले गए ट्रॉफी लेने के, देवी का हेलीकॉप्टर समंदर के ऊपर परवाज कर रहे हैं और अंदर से ट्रॉफी निकाल के लाए। इस तरह के गिडमिट्स करने के बजाय अगर ये तवज्जो देते इस पीएसएल पर, आपकी बात बिल्कुल बजाय फवाद कि बिल्कुल फीकी है पीएसएल है, दीगर पीएसएल के मुकाबले में इसमें वो जान नजर नहीं आ रही। और इत्तफाक तो ये भी है ना कि इस पीएसएल में चूंकि क्लैश हो रहा था आईपीएल के साथ, तो बेशतर टॉप के क्रिकेटर वहां चले गए आईपीएल में, और अब जो यहाँ पर थे वो भी 2-3 जा रहे हैं। आपको पता है कि कौशल मेंडिस जा रहा है, उसके अलावा मिचेल ओवन जा रहा है ऑस्ट्रेलिया का, काइल जेमिसन, वो सब आईपीएल खेलने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है आपकी मैनेजमेंट कमजोर थी, आप प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं कर पाए। आप इनकी वेबसाइट को देख लें, पीएसएल की चलती नहीं है ना, आप खबरें देते हैं कि कौन सा प्लेयर आ रहा है, जब दोबारा से शुरू हो रही कुछ नहीं बता रहे। तो इसका मतलब है आपकी तवज्जो सिर्फ अपने जाती तशहीर पर मरकूज है, बजाय इसके कि आप इस ब्रांड को, जिसको बच्चा 10 साल का अगर हो जाए तो फिर लाजिम बात है कि वो फिर बलोगत की तरफ जाता है, बजाय यहाँ उल्टा ही साफ हो रहा है। मेरे ख्याल में इसकी जिम्मेदारी जो है वो इस पीएसएल की मौजूदा मैनेजमेंट पर आयद होती है। सर, फ्रेंचाइजी जो है वो भी नाराज हो रहे हैं, वो भी इंतजामात से खुश नहीं है। हमने
देखा कि मैं नाम नहीं लेता किसी फ्रेंचाइजी का, उन्होंने भी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कोई फायदा नहीं है इस तरीके से जो है वो लीग कराने का। तो आने वाले दिनों के अंदर क्या ये लीग चल पाएगी जिस तरीके से खाली ग्राउंड्स के साथ हो रही है? मतलब ऐसी लीग का फायदा क्या है? फिर तो आप नेशनल T20 कप करा लें, उसमें कुछ खिलाड़ियों को बुला लिया करें। ऐसी लीग का फायदा क्या है कि जिसमें तमाशा ही ना हो? मुझे नहीं याद पड़ता कि एक आध मैच के अलावा कभी ग्राउंड में आधा भी ग्राउंड फुल हुआ हो। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की, कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों का। दो तीन चीजें, एक तो पाकिस्तानी टीम की मायूसकुन कारकर्दगी है, T20 में 8वीं रैंकिंग पे चला गया पाकिस्तान और लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। न्यूजीलैंड में जो हमारा हशर हुआ, जो वहां खेलने गए थे हम T20 और वनडे सीरीज, उससे भी लोगों की दिलचस्पी खत्म हुई। फिर पाकिस्तान के कप्तान तब्दील हो रहे हैं, कोचेस तब्दील हो रहे हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में, उससे भी लोग बदल हुए। लेकिन भारत अगर लोग बदल हुए तो ये हमारा ब्रांड है, 10वां साल है, आपको चाहिए कि आप ऐसी चीजें करें कि लोग आए। टिकट्स इन्होंने थोड़े महंगे कर दिए। फिर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में कहा गया था कि छत डलेगी, छत डली नहीं। इतनी गर्मी में, अप्रैल मई की गर्मी में लोग कहां जाकर बैठेंगे? नेशनल स्टेडियम कराची में लोग वैसे ही नहीं आते। उसकी वजह यह है कि इतने सिक्योरिटी के चेक्स हैं, फिर उसके बाद आप कोई चीज अंदर खाने पीने की अशिया महंगी है, वॉशरूम सही नहीं है, तो लोग कहते हैं घर पे बैठ के देखो। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो 11वीं PSL होगी, और अब टीमें भी 2 फवाद ऐड हो रही हैं अगली PSL में, और दोबारा से इनके जो है ना दोबारा से नीलामी होगी, जो बाकी टीमें 6 हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत लोग कह रहे हैं कि अब अगली दफा जब देखा जाएगा तो बिग बैंग के साथ आया जाए। अभी तो गुजारा है, इसको चलने दो जिस तरह। अच्छा बेग साहब, कराची आपने कहा कि स्टेडियम में लोग नहीं आते। मैं भी कराची से ताल्लुक रखता हूँ, आप भी रखते हैं। मैंने भट्टी साहब से सवाल पूछा था, भट्टी साहब ने भी कहा कि जी हॉस्पिटल्स करीब हैं, सिक्योरिटी है कितनी वो होती है, रश होता है, लोग आना नहीं चाहते। बट बेग साहब, क्या ये हकीकी वजह है इसकी, या कराची के शहरी अब क्रिकेट से लाताल्लुक हो चुके हैं, उन्हें जो है वो इस झंझट में पड़ने का शौक ही नहीं है कि वो जाके बैठकर देखें? यानी कि शायद अब आने वाले दिनों के अंदर हम ये देखेंगे कराची में किसी भी किस्म का कोई भी मैच करा लेंगे तो लोग नहीं आएंगे। शायद पाकिस्तान इंडिया का मैच अगर हो जाए तो लोग आ जाए, वो भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब हम क्या मुस्तकबिल में यही समझेंगे कराची में लोग नहीं आने? सर एक तो इसकी एक वजह ये कि कराची के क्रिकेटर्स नहीं आ रहे। सिर्फ अब असद शफीक थे पाकिस्तान की टेस्ट टीम में, साहिब अयूब अब आए। आप मुझे बताएं कि कराची के कितने क्रिकेटर आ रहे हैं? वो जो स्टैंडर्ड था कराची का वो खत्म हो गया। मेरिट जो थी वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी बनाती है। अब आप अंदाजा लगाएं ना मैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 4 रुकनी एक कमेटी बनाई कोच के फैसले के लिए, उसमें कोई न सिंध, न बलूचिस्तान, न सूबे सरहद का KP की कोई बंदा शामिल था। टीम वो खुद ही सिलेक्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ही सूबे का होकर रह गया, हालांकि ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है। लेकिन कराची के लोग बदल इसलिए तो उनके यहाँ से कोई स्टार नहीं आ रहा। दूसरे, मैंने खुद देखा है फवाद, मैं तो जाता रहा हूँ स्टेडियम, कि इतनी दूर दूर गाड़ियां पार्क करें, फिर आप पैदल चल कर आए, फिर सिक्योरिटी के आप बहुत सारे मसाइल हैं। आप उनसे क्लियर होकर अगर स्टेडियम में दाखिल भी हो जाते हैं तो आपको खाने पीने का 300 रुपए का तो आप पराठा का रोल मिल रहा था। आप अंदाजा लगाए ना, एक आदमी इतने पैसे खर्च करके आ रहा है, पानी की बोतल इतनी महंगी 200 रुपए की, और फिर वॉशरूम इतने साफ सुथरे नहीं, बैठने के लिए प्रॉपर नहीं, वो मट्टी अटी हुई है सीटों पर। तो ऐसी सूरत हाल में कौन आएगा? तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मोहसिन नकवी साहब को जाने भी तवज्जो देनी चाहिए। जब तक आप तमाशाइयों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनके लिए सहूलतें मुहैया नहीं करेंगे, तो कैसे वो आएंगे? बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।